सोशल मीडिया पे एक कहानी चल रही है, आप ही बताइए कहानी में कितनी रियलिटी है। पाकिस्तान का एक लेफ्टिनेंट कर्नल नेपाल आता है और नेपाल से वो गायब हो जाता है। बाद में खबर आती है कि वही पाकिस्तानी आर्मी का अफसर था जिसने ईरान से कुलभूषण जाधव, जो एक भारतीय सिटीजन, उनको अबडक्ट किया था और पाकिस्तान ले गया। उसको बाद में हमारी एजेंसीज ने नेपाल से उठा लिया। तो क्या ये कनेक्शन सही है और ये न्यूज़ सही है, ये खबर? सर देखो, एक्चुअली क्या है, हमारे कुलभूषण जाधव सर एक बिजनेस टाइकॉन, एक्स नेवल ऑफिसर, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ईरान के अंदर थे अपने बिजनेस के सिलसिले में, लेकिन यही क्या करती है, आईएसआई ट्रैप करके कुछ एक रिवील ग्रुप के साथ उनको उठाती है, ईरान से उठाती है। उठाने के बाद बलूचिस्तान दिखाती है और बलोच दिखाने के बाद पूरी दुनिया के सामने ये रख देती है कि हमने एक इंडियन स्पाई को पकड़ा है जो बलोच के अंदर फंडिंग कर रहे थे, मतलब बलोच के अंदर टेरर फंडिंग करते हैं। ये पूरी दुनिया को उन्होंने एक हमारे एक बिजनेस टाइकॉन को, जिनका कोई मतलब नहीं है, उन्हें एक स्पाई बना दिया, यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक आतंकवादी बना दिया, पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया। अब होता क्या है कि वो जेल में डाला, चलो इंटरनेशनल कोर्ट में मामला गया, फांसी पर उनकी रोक लगी, लेकिन आपने कुछ दिन पहले उससे सरबजीत सर का मैटर देखा होगा कि किस तरह से उन्हें जेल के अंदर ही किल कर दिया गया था। जब पाकिस्तान गवर्नमेंट को यह लगा कि भारत इनको वापस ले जाएगा, इतना प्रेशर आ गया था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा, कुछ अंदर के कैदियों के साथ, आतंकवादियों के साथ मिलकर जेल में ही मरवा दिया। तो सेम ये है 3 मार्च 2016 की बात, आई थिंक डेट पर 3 मार्च 2016 है, जब कुलभूषण जाधव सर को अरेस्ट किया। सारे आईएसआई ने उठाया, जब आईएसआई ने उठाया ईरान से और दिखाया बलूच, ठीक है, राइट सर। लेकिन कहानी क्या होता है कि पाकिस्तान क्या है, टेरर फंडिंग में महारत हासिल है। करेक्ट। तो दुनिया की किसी भी एजेंसी को, चाहे वो हमारी हो चाहे किसी को भी हो, एक एजेंसी को ये पता चलता है कि पाकिस्तान का पूरा जाली करेंसी का काम तो नेपाल में चलता है। नेपाल के बड़े बड़े कैसीनो के अंदर भी पाकिस्तान की पैसा लगा हुआ आईएसआई का, जिसमें से एक रॉयल कैसीनो। और ये केपी ओली की गवर्नमेंट के टाइम की बात है, 2016-17 की बात। 2017 में क्या होता है, आईएसआई का एक लेफ्टिनेंट कर्नल नेपाल की धरती में उतरता है। यह है शायद 7 अप्रैल की बात, आई थिंक 7 अप्रैल 2017 की बात है, डेट ऊपर नीचे हो सकती है, 7 अप्रैल 2017 तो की 16 को कुलभूषण जाधव पकड़े जाते हैं, 3 मार्च को, एक साल के बाद 7 अप्रैल ये कर्नल आता है। ये कर्नल आते हैं नेपाल के अंदर, और नेपाल में एक जगह डुमनी से गायब हो जाते हैं। ये आए क्यों थे, ये आए थे पाकिस्तान के कैसीनो में, जहां से इनकी पूरी टेरर फंडिंग कहां आती है, इंडिया के अंदर आती है। लेकिन ये बात किसी को भी पता चल गई, सपोज करो हमारी एजेंसी को भी पता चली, किसी को भी पता चली, ये गायब हो गए। लेकिन पाकिस्तान कितनी आसानी से इस बात को पूरी दुनिया को गुमराह करता है। पाकिस्तान बोलता है कि यार हमारे जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, इनका नाम था कर्नल मोहम्मद हबीब जाहिर, ये रिटायर हो गए बोला 2013 में, इनको रिटायर दिखा दिया आईएसआई ने 2013 में, बैकडेट में रिटायरमेंट दिखा दिया। और दूसरा क्या दिखाया, दूसरा ये दिखाया कि हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल को नौकरी की जरूरत थी तो इंटरव्यू के लिए नेपाल आए। अरे मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान की आर्मी भाई दुनिया के अंदर सबसे अमीर आर्मी है सर, पूरी धरती में पाकिस्तान आर्मी से अमीर कोई आर्मी नहीं है। आप दुनिया की किसी भी आर्मी का आंकड़ा लगा लो, इस संसार में सबसे अमीर आर्मी है पाकिस्तान की, और सबसे गरीब जनता है पाकिस्तान, सबसे गरीब जनता है, बिल्कुल। तो क्यों करप्शन सर, पूरा फंड पाकिस्तान का, बाजवा का 2000 करोड़ था, मैंने सुना 2000 करोड़, लेकिन आशिम मुनीर के पास चला गया सर। अच्छा, आशिम मुनीर के पास चला गया, तो उसका बाथरूम में गिरे और उसका पासवर्ड तो उसका पासवर्ड उधर चला गया आशिम मुनीर के पास। तो कहानी क्या हुई, उठा लिया, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी बैकडेट में मैनेज कर दिया कि हमारे तो रिटायर हो चुके हैं, बस हमारा तो एक शरीफ से लेफ्टिनेंट कर्नल है, वो एक इंटरव्यू के लिए नेपाल गए। नेपाल के लोग तो हम सारी दुनिया में जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, ये नेपाल जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, क्यों सर? देखो ना, पूरी नेपाली नागरिक दुनिया में। तो तभी क्या होता है, चलो जो भी चीजें थी, लेकिन किसी ने पाकिस्तान के आईएसआई को बोला कि आपने हमारा एक इनोसेंट आदमी पकड़ा है। क्या पकड़ा है? इनोसेंट आदमी, जिसको आपने जेल में रखा, कुलभूषण जाधव सर, ठीक है। इनको कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो हरकत तुमने सरबजीत के साथ करी, इनको छूना भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, तो जिसने भी बोला, तो बोलता मतलब बोला कि तुम, ये हमारे गोल्ड हैं, ये हमारे गोल्ड है, मतलब इनका कोई स्पाई से कोई मतलब नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की बोला क्यों? बोला क्योंकि तुम्हारा भी एक हीरा गायब है, तुम्हारा भी एक हीरा गायब है, जिसको तुम पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हो, ठीक है। कर्नल हबीब पाकिस्तान को फोन गया आईएसआई चीफ को, कहां से? ये दुनिया के किसी भी कोने से एक, ठीक है। तो उसने बोला कि मैं कैसे विश्वास करूं, मतलब पाकिस्तान ने, सही बात है सर, मैं कैसे विश्वास कर लूं भाई कि तुमने हमारा बंदा उठाया, कि हमारा बंदा उठा लो। बोला हाँ, ये तो आपने सही बोला, ठीक है। तो बोला ये बात तो आपने सही बोली। तो क्या होता है, बोला कि कहते हैं अगले दिन
दाहिने हाथ की 4 अंगुलियां गिफ्ट कर देते हैं पाकिस्तान को, बोले कि डीएनए मिला लो एक बारी। अरे बाप रे। बोला कि तुम्हारा डायमंड है या नहीं है, और बोला ये अंगुलियां इसलिए क्योंकि तुमने कह दिया रिटायर हो चुका है 2013 में, तो गोली तो चलाएगा नहीं आप, तो अंगुलियों की तो जरूरत है नहीं। तो उस दिन से आज तक ये लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद जावेद हबीब दुनिया के कहाँ हैं नहीं पता, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को एक मैसेज दे चुके हैं उस दिन कि अगर हमारे कुलभूषण जाधव सर को जेल के अंदर कुछ भी हुआ तो इस बार 4 अंगुलियां आई हैं, बाद में पूरी बॉडी आएगी। और ये बात है 2017 की। 2017 की बात है सर। तो तब से आज तक कुछ नहीं पता कर्नल हबीब का कि वो दुनिया के कौन से कोने में, धरती के कहां पर है, लेकिन ये बात पाकिस्तान को भी पता है और ये बात जिसने लिया है उसको भी पता है सर। बस एक मैसेज दे दिया, मतलब पाकिस्तान को एक मैसेज दे दिया कि जो गलती तुमने सरबजीत वाले में करी है वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो कोई ऐसी अपडेट है कि कुलभूषण जी पे उसके बाद कोई टॉर्चर नहीं उसके बाद कोई टॉर्चर नहीं है सर, 2017 के बाद कोई टॉर्चर नहीं है। और उनकी अपडेट्स भारत को मिलती रहती है? हाँ, अगर मतलब भारत चाहे तो जो भी इंटरनल इंफॉर्मेशन है, जब एक हबीब कर्नल गायब हो सकता है तो ये इंफॉर्मेशन भी मिलती है सर। तो उनकी फैमिली भी बीच में शायद मिलने गई थी, मिलने गई थी, बिल्कुल बिल्कुल, शायद नासिक महाराष्ट्र की हो। हाँ, तो लास्ट अपडेट क्या है, कुछ आइडिया, और कब छूटेंगे या उस सर? अभी देखो गवर्नमेंट लगी है, क्योंकि आपको मैं ये बोला कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो सबसे बड़े दुश्मन देश हैं सर, आज के टाइम में सबसे बड़े दुश्मन देश हैं। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि देखो वो हमारी कॉलोनी का हिस्सा नहीं है, और पाकिस्तान पर पूरा का पूरा पॉलिटिकल प्रेशर से ज़्यादा वहाँ की आर्मी उसको कंट्रोल करती है। अगर पाकिस्तान भी एक लोकतंत्र देश होता, वो सिर्फ कागजों में है, अगर एक्चुअल में लोकतंत्र देश होता तो शायद बहुत पहले ही कुलभूषण जाधव सर हमारे देश आ चुके होते। लेकिन पाकिस्तान को मैंने आपको जैसे बोला कि आर्मी कंट्रोल करती है पूरी की पूरी, और आर्मी और आतंकवादियों दोनों मिलकर काम करती है, तो वहाँ की आर्मी को भी आप आतंकवादी ही देख सकते हो। तो एक आतंकवादी के ठिकाने से किसी चीज़ को निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारा देश अपने किसी भी व्यक्ति को या जिसने इस देश के लिए थोड़ा सा भी काम किया हो, ना भी किया हो, अपने नागरिक को कभी नहीं भूलता। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कर्नल साहब की 4 उंगलियां सर। ऐसा बोलते हैं कि इस ऑपरेशन में रॉ भी इन्वॉल्व थी सर, कहते हैं कि RNW इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारे एक बिजनेस टाइकॉन को उन्होंने स्पाई बनाया। तो एक कहावत है सर, देखो अपने लोगों को बचाने के लिए, दुनिया में कुछ धर्म भी कहता है अगर तुम्हें अपने लोगों की हिफाजत करनी हो तो तुम उसके लिए हर स्टेप तुम्हें करना पड़ेगा। ये तो धर्म भी कहता है ना सर, धर्मो रक्षित रक्षित, हमेशा यही बोलते हैं सर। एक मैंने कहीं टैगलाइन पढ़ी थी रॉ के RNAW के नीचे लिखा था नेवर स्पीक नेवर फॉरगेट, कि हम बोलते नहीं है लेकिन हम भूलते भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भूलते भी नहीं है लाइफ में, हम कभी नहीं। सर आपको मैं एक चीज बताऊं कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी बोल दिया कि हमने ये बोला है कि अगर तुमने हमारे को सुई भर का भी नुकसान पहुंचाया हो तो हम अपने अंतिम क्षण तक तुम्हें नहीं भूलेंगे। तुम धरती के किसी भी कोने में रहोगे, तुम अपने कुदरती मौत नहीं मरोगे। मतलब हम लोग कहते नहीं है तो इसका मतलब कि हम भूल गए, भूले नहीं है ना सर।